हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करते हैं डीटी के अंदर डीटी डबल ए चैप्टर। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन डीटी एंड मार्क्स कवर करता है। मार्क्स कवरेज भी इसका है, तो क्या इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो अभी हम करते हैं डीटी डबल ए चैप्टर है। उसका आने का रीज़न क्या है, क्या होता है कि एक ही इनकम को उस पर टैक्स है, दो जने पे कर रहे हो, या फिर जैसे कि एक इनकम है कोई भी, उस पर ए भी पे कर रहा है, बी भी कर रहा है, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। एक ही इनकम पे दो बार टैक्स लग गया। या फिर एक इनकम है, उस पर सोर्स कंट्री है, मतलब जहाँ से कमाई गई है वो भी उस पर टैक्स ले रहा है, और उसके बाद में जिस जगह से वो बिलोंग करता है, जिस जगह से रेजिडेंट है वो बंदा, वहाँ पे भी वो कंट्री है उससे टैक्स रिकवर करती है। तो दो जगह उसका टैक्स वो सेम ही पर्सन दे रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट है वो एग्रीमेंट कर लेती है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में, कुछ एग्रीमेंट करती है ताकि रिलीफ दी जा सके एक जगह पे, चाहे वो रेजिडेंस कंट्री में हो या वो सोर्स कंट्री में हो, ताकि रिलीफ मिलेगी तो उसका जो टैक्सेशन का भार है वो सीसी पे ना आए। ठीक है, तो हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब डबल टैक्सेशन का मतलब हम बता सकते हैं कि एक इनकम होती है, उसको दो बार जिस पर टैक्स चार्ज किया जाए वो डबल टैक्सेशन होता है। डबल टैक्सेशन का टाइप क्या है, इसमें दिया गया फर्स्ट टाइप इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, सेकेंड है जुडिशियल डबल टैक्सेशन। फर्स्ट इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में क्या होता है, एक इनकम होती है वो दो जनों के हैंड में टैक्सेबल की जाए। एक इनकम है जिस पे ए भी पे कर रहा है, बी भी पे कर रहा है। ठीक है, अब है जुडिशियल में क्या होता है, एक ही बंदा होता है वहाँ पे। ए है वो है इंडिया का, एंड इंडिया का रेजिडेंस है, लेकिन वो इनकम जो है वो दूसरी कंट्री से इनकम वो कमा रहा है, तो वो जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे भी टैक्स पे करके आता है, प्लस यहाँ जैसे ही इंडिया में आएगा यहाँ पे भी उससे टैक्स है वो चार्ज कर लिया जाए, तो वो जुडिशियल डबल टैक्सेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो डबल टैक्सेशन किया गया, इनके ऊपर रिलीफ भी तो दी जाएगी ना गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब जो रिलीफ जो दी जाएगी वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है बिलेटरल, सेकंड होती है यूनिलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल रिलीफ होती है। अब मेनली क्वेश्चन जो आता है यूनिलेटरल जो रिलीफ होती है उससे क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं किया जाता, सेक्शन 91 में आता है। और बिलेटरल है उसमें एग्रीमेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं डीटी डबल ए। डीटी डबल ए मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सेक्शन 90 वो कवर करती है इसको। तो बिलेटरल होता है, उसके भी दो टाइप होते हैं। ये रिलीफ जो होती है इसके दो टाइप है। फर्स्ट है एग्जम्पशन मेथड, सेकेंड होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। अब एग्जम्पशन मेथड होती है, उसमें क्या करते हैं, एक इनकम है पर्टिकुलर, उस पर एक कंट्री में तो टैक्स चार्ज किया जाएगा, लेकिन उस पर जो दूसरी कंट्री होती है वो पहले ही उसको उस इनकम को एग्जम्प्ट कर देती है। मतलब क्या तो पहले चार्ज करो, क्या फिर उसको रिलीफ दो। तो वो क्या करते हैं, इतना वो झिलमाल करना ही नहीं है, हम तो क्या करते हैं पहले ही उस इनकम को ही एग्जम्प्ट कर देते हैं। अब सेकेंड होती है टैक्स क्रेडिट मेथड। इसमें क्या करता है, इनकम इज़ टैक्सेबल इन द बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ में उसको टैक्सेबल किया जाता है, लेकिन कंट्री होती है रेजिडेंस वाली, वो क्या करती है, उस पर टैक्स की क्रेडिट दे दी जाती है उसको। रेजिडेंस गिव्स क्रेडिट ऑफ टैक्स चार्ज इन द सोर्स कंट्री, एंड सोर्स कंट्री में जो टैक्स है वो चार्ज किया जाता है उसकी रिलीफ उनको दे दी जाती है, क्रेडिट दे दी जाती है वापस से। और ये सेम इज़ सेक्शन 91 की तरह होती है। सेक्शन 91 हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम सेक्शन 90 के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट। ये हमने यहाँ क्या पढ़ा था, बिलेटरल में एग्रीमेंट किया जाएगा डीटी डबल ए। अब ये डीटी डबल ए इसमें होता क्या है, इस एग्रीमेंट के अंदर होता क्या है ये देखते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में एग्रीमेंट करती हैं, किसके लिए वो करती है कि अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है इनकम से रिलेटेड या एसएससी से रिलेटेड या फिर डबल टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है उनको वो एक्सचेंज करे, इसका एग्रीमेंट। थर्ड होता है इनकम टैक्स रिकवरी से रिलेटेड कोई भी मतलब एग्रीमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी फॉरेन कंट्री के साथ में। सेकंड इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर डीटी डबल ए के प्रोविज़न और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न्स अगर कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, आप क्या मानोगे कि कौन ओवरराइड करेगा। तो मैं बता दूं, ओवरराइड करेगा डीटी डबल ए के प्रोविज़न। ठीक है, और किस
तक, मतलब किस अमाउंट तक, टू द एक्सटेंट विच इज़ मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी, एसएससी के बेनिफिट के तक, टू द एक्सटेंट ऑफ द एसएससी बेनिफिट तक वो क्या करेगा, प्रोविज़न है वो वो कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा DTAA के। ये ध्यान रखना, आप छोड़ो ये सब, ये ध्यान रख लो कि प्रोविज़न है DTAA के और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न है 1961 के। तो ये दोनों अगर कॉन्फ्लिक्ट करे तो ओवरराइड कौन से करेंगे, DTAA के प्रोविज़न है वो ओवरराइड कर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविज़न्स है उसमें गार के प्रोविज़न्स को इंक्लूड मत करना, ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे गार के प्रोविज़न्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। एक और बात इसमें एक और है, लेकिन फॉरेन जो कंट्रीज़ है उससे उसके रिलेशन में क्या होता है, जो बेनिफिशियल वाला जो प्रोविज़न्स है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। फॉरेन कंट्री के केस में अगर 40% अगर उस पर टैक्स चार्ज किया जाना है तो वो 40% ही होगा, बेनिफिशियल टू द एसएससी वाला रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर एक नॉन रेजिडेंट है, वो क्या करता है, वो रिलीफ है उसके लिए क्लेम तो करेगा, ठीक है, तो वो अंडर DTAA के अंदर वो क्या करता है, TRC टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो फर्निश करेगा एंड रिलीफ के लिए क्लेम कर सकता है। तो इसमें जो TRC है उसमें कौन कौन सी, मतलब इसके साथ में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश करेगा, तो वो अपना स्टेटस बताएगा, नेशनलिटी बताएगा, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, पीरियड फॉर विच रेजिडेंशियल स्टेटस इज़ एप्लीकेबल, और एड्रेस जो है आउटसाइड इंडिया वो बताएगा, ठीक है। तो ये सब है किस में आता है, DTAA सेक्शन 90 के अंदर ये आता है, जो कुछ DTAA के प्रोविजंस हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब उसके बाद में हमने बिलेटरल रिलीफ देख ली, अब हम देखेंगे उसमें से क्वेश्चंस मेनली नहीं आता, लेकिन इस ये थ्योरी का जो कुछ पार्ट है वो भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम करेंगे सेक्शन 91 में यूनिलेटरल रिलीफ आती है, जिसमें DTAA के प्रोविजंस नहीं होते हैं, मतलब इसमें DTAA किया ही नहीं जाता है, ठीक है। लेकिन एसएससी वुड बी ग्रांटेड रिलीफ अंडर सेक्शन 91 ओनली ऑल फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ये कंडीशन है फुलफिल करनी पड़ेगी। एसएससी जो है रेजिडेंस होना चाहिए इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ओके। सेकंड है इनकम अर्न या अराइज आउटसाइड इंडिया, एसएससी इंडिया का रेजिडेंस होना चाहिए प्रीवियस ईयर में। सेकंड कंडीशन है इनकम अर्न या फिर अराइज आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। थर्ड, इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स इन फॉरेन कंट्री, ठीक है। फोर्थ नंबर, एसएससी हैज़ पेड टैक्स ऑन सच इनकम इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री में उसने मतलब फॉरेन कंट्री से रिलेटेड होनी चाहिए वो इनकम, और उस पर वो टैक्स भी पे कर देना चाहिए एसएससी फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। देयर इज़ नो एग्रीमेंट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 90 बिटवीन इंडिया एंड सच फॉरेन कंट्री। मैंने पहले ही बोला था कि 91 सेक्शन जो है यूनिलेटरल रिलीफ के अंदर DTAA है वो नहीं होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है रिलीफ का फॉरेन कंट्री और इंडियन कंट्री के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ होता है। तो ये 5 कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो सेक्शन 91 में रिलीफ मिल जाती है एसएससी को। अब इसका एक क्रक्ष मैं आपको 91 का बताती हूँ। रेजिडेंट इंडियन अर्नड टैक्सेबल इनकम आउटसाइड इंडिया एंड paid tax there and no agreement of relief under section 90 is available with that country। समझ गए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए और जो टैक्सेबल इनकम है वो फॉरेन कंट्री में उसको अर्न होना चाहिए या अराइज होना चाहिए, एंड इनकम कमा लिया उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो वो वहाँ पे टैक्स पे करके आ जाना चाहिए। और 90 जो सेक्शन है उसमें नो एग्रीमेंट होना चाहिए रिलीफ का, ठीक है। तो ये 91 का सेक्शन है, यही बोलती है, ये इतना क्रक्ष है, ये तुम याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं हो, 5 कंडीशंस है वो भी याद कर सकते हो। अब ये देखेंगे कि रिलीफ जो है इसमें उसका कंप्यूटेशन कैसे करेंगे 91 में, या फिर नेट टैक्स पेबल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेक्शन 91 की जो रिलीफ है उसका कंप्यूटेशन अब हम देखते हैं। ये फॉर्मेट ऐसे बना के आ सकते हो तुम एग्जाम में। तो क्या करते हैं, फर्स्ट तुम कंप्यूट करो टोटल इनकम। अब टोटल इनकम के अंदर इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों को ले लो, ठीक है, यहाँ ले लिया तो ग्रोस टोटल इनकम आ गई। अब इसमें से क्या करते हैं हम, डिडक्शन है वो लेस कर दो, अंडर चैप्टर 6A वाली सारी डिडक्शन तुम लेस करो, फिर बाकी जो इनकम आती है टोटल इनकम उसमें तुम टैक्स
इंडिया के अंदर इंडिया की रेट से तुम क्या करो, टैक्स है और टैक्स की अमाउंट है उस इनकम पे निकाल दो। अब तुमने टैक्स जैसे ही कैलकुलेट करा उस पर सरचार्ज एंड सेस भी इंक्लूड करना, तो यहाँ पे ये टैक्स की अमाउंट आ जाती है। अब ये टैक्स की अमाउंट जो आ गई, अब क्या करोगे, इसमें रिलीफ तो दोगे ना, क्योंकि तुम फॉरेन में भी पे करके आए हो तो रिलीफ तो तुम्हें मिलेगी। तो वो कैलकुलेट करेंगे हम वर्किंग नोट के अंदर। तो यहाँ पे लिख दो रिलीफ अंडर सेक्शन 91 और वर्किंग नोट बना दो। तो यहाँ पे ये नेट टैक्स पेबल है, ये लेस करते नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर सॉरी मैम कि रिलीफ जो अंडर सेक्शन 91 है वो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो वो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जो डबल टैक्सेबल इनकम है, उस डबल टैक्सेबल इनकम जिस पे 2 बार टैक्स लगा हो उस पे इंडियन रेट या फिर फॉरेन टैक्स रेट, दोनों में से जो भी लोअर होगा उससे उस पर टैक्स, जो इनकम है उस पर टैक्स कैलकुलेट करो और ये जो तुम्हें है रिलीफ यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये भी क्वेश्चन उठता है कि ये डबल टैक्सेबल इनकम कैसे पता चलेगी, या फिर ये इंडियन रेट वाली टैक्स रेट कौन सी है या फॉरेन रेट वाली टैक्स को। देखो मैं एक बात बताऊँ, फॉरेन जो टैक्सेबल वाली रेट है वो मोस्टली क्वेश्चंस में दिया हुआ रहता है, उसमें ये दिया हुआ है कि टैक्स की अमाउंट ये है, टोटल इनकम ये है। तो तुम क्या करोगे, जो टैक्स की अमाउंट है टोटल इनकम पे उसकी रेट क्या आती है वो कैलकुलेट कर दो। अब इंडियन रेट है वो मैं आपको बताती हूँ कैसे निकालते हैं, इंडियन जो टैक्सेबल वाली रेट है। पहले हम देख लेते हैं कि डबल टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है, जिसके ऊपर हमें टैक्स की वो जो अमाउंट है वो निकालनी है, वो कौन सी है। वो ये है कि इनकम विच इज़ टैक्सेबल इन बोथ कंट्री, जो इनकम है दोनों कंट्रीज़ के अंदर टैक्सेबल हो उसको बोलते हैं डबल टैक्सेबल इनकम। इसमें कोई स्पेशल डिडक्शन या फिर कोई लॉस हो फॉरेन कंट्री में उसको लेस कर देना, सेट ऑफ कर देना उसको, फिर डबल टैक्सेशन इनकम आ जाएगी। तो अब ये है, इसमें अब इंडियन रेट या फॉरेन रेट क्या है, तो इंडियन रेट जो है टोटल टैक्स इन इंडिया, हमने उसमें अंदर टोटल टैक्स निकाला था ना, यहाँ पे ये हमने निकाला था, ये रहा टोटल टैक्स जो है इंडिया के अंदर, ये निकालोगे, इसको डिवाइड करो इस टोटल इनकम से एंड इनटू 100 कर दो, तो ये आ जाएगी इंडियन रेट। और फॉरेन रेट वैसे तो क्वेश्चन में दी हुई रहेगी, नहीं भी दी हुई तो फॉरेन का टैक्स है वो दिया हुआ रहेगा, और फॉरेन की इनकम दी हुई रहेगी, उसको इनटू 100 कर दो, देन आ जाएगा तुम्हारा फॉरेन की रेट वाला टैक्स। इन दोनों में से जो भी लोअर हो वो इस इनकम के ऊपर उसका इनटू कर दो, मतलब टैक्स निकाल दो, फिर जो आएगा वो एक रिलीफ की अमाउंट आएगी अंडर सेक्शन 91 के अंदर। क्वेश्चन और दिया हुआ रहता है जिसमें क्या होता है कि 2 फॉरेन कंट्रीज़ है, अब 2 फॉरेन कंट्री हमें दे दी, तो मतलब एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री हो गई, उसकी इनकम हमें दी हुई, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रिलीफ सेपरेटली फ्रॉम ईच फॉरेन कंट्री इनकम, मतलब दोनों फॉरेन कंट्री को अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे, साथ में ऐड मत कर देना उनको। कैलकुलेट फॉरेन रेट सेपरेटली एंड कैलकुलेट डबली टैक्सेबल इनकम सेपरेटली, एंड फिर उस पर जो सेम है टोटल रिलीफ जो है वो हम पहले जैसे मैंने बताया था वैसे तुम टोटल रिलीफ है 91 वाली वो कैलकुलेट कर लेना। इसमें एक और टॉपिक आता है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट वाला, पीई वाला। अब पीई कौन कौन होता है, पीई का मतलब होता है ए फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच बिजनेस ऑफ एंटरप्राइजेस इज़ होली और पार्टली कैरिड ऑन, ठीक है, जो किया जाता है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कौन क्या क्या आता है, ब्रांच आता है, ऑफिस आती है, फैक्ट्रीज आ गई, वर्कशॉप आ गई। इसमें अब देख लो ये एक फिक्स प्लेस हो गया ना बिजनेस, जिससे क्या होता है जो बिजनेस है वो किया जाता है, होली या पार्टली उसके द्वारा की जाती है। तो पी में इंक्लूड जैसे ब्रांचेज हो गई कोई भी बिजनेस की, उसका दूसरा ऑफिस हो गया, उसकी फैक्ट्री वाला जगह हो गई, उसका वर्कशॉप हो गया या सेल्स आउटलेट्स हो गया, या फिर प्लेस हो गया ऐसा जहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया जाता हो, ठीक है। तो ये पी हो गया, ठीक है। तो एक प्रोविज़न एक और होता है कि एज पर DTAA बिजनेस इनकम ऑफ पर्सन विल बी टैक्सेबल इन सोर्स कंट्री, सोर्स कंट्री में टैक्सेबल तब किया जाएगा बिजनेस इनकम को, मतलब सॉरी अब सुनो, एज पर DTAA बिजनेस इनकम ऑफ पर्सन विल बी टैक्सेबल इन सोर्स कंट्री ओनली इफ सच पर्सन हैज़ PE इन सोर्स कंट्री। सोर्स कंट्री के अंदर उसका पी अगर हो तभी उस पर टैक्स है वो सोर्स कंट्री में उसको टैक्सेबल किया जाता है DTAA के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे मिस्टर एस है वो US का रेजिडेंट है, ठीक है,
वो उसके इंडिया के अंदर उसकी इनकम हो रही है बिजनेस से ध्यान रखना। तो टैक्सेबिलिटी है उसकी इंडिया में तब भी की जाएगी अगर उसका पी अगर इंडिया में हो तब भी उस पर टैक्स लगाया जाएगा, अगर पी नहीं हो इंडिया में तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो ये मैंने लास्ट वाला जो पॉइंट बताया यही बोलना चाहता है कि बिजनेस इनकम जो पर्सन की होगी वो तब टैक्सेबल की जाएगी सोर्स कंट्री में, तभी की जाएगी जब उसका पीई इन सोर्स कंट्री में हो, तब उसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो गाइज़ ये हमारा हो गया DTAA चैप्टर। 1-2 क्वेश्चंस हैं मैं इसके करवाऊंगी और मैं बाद में करवाऊंगी आपको।